नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका ज्योग्राफी, और आज का टॉपिक होगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहले लिखा हुआ है मिनरल्स लिखे हुए हैं एक तरफ, और आपका दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए हैं। तो बताना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट मिनरल्स के लिए जाना जाता है। डायमंड अगर आप देखेंगे, डायमंड का सीधा कनेक्शन आता है अफ्रीका से। टिन की अगर बात करें, टिन होता है एशिया में। आयरन ओर के लिए आपको यूरोप, और बॉक्साइड आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ए का हो जाएगा थर्ड, तो एक ही जगह है। तो लिखा हुआ है डायमंड्स की अगर बात करें तो अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा रिच माना जाता है। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। डायमंड्स की बात करो, गोल्ड की बात करो या प्लैटिनम की बात करो, अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, खासकर साउथ अफ्रीका। टिन की अगर बात करें तो टिन होता है आपका एशिया की तरफ, खासकर देखा जाए तो। अब देखो यहाँ पे लिखा मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन, ये आपका एशिया में ही है, जिसमें मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आ जाती हैं आपकी, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आ जाते हैं। आयरन ओर की बात करें तो यूरोप है लीडिंग प्रोड्यूसर आयरन ओर में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ डिपॉजिट्स जो आपके देखने मिलते हैं आयरन ओर के, वो देखने मिलते हैं रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में। बॉक्साइड अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइड का। तो ये आपने याद रखना है। और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्स गुनी विच प्रोड्यूस द 82। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन? ऑस्ट्रेलिया, 110 मिलियन मैट्रिक टन्स। उसके बाद गुनी आ जाता है आपका 82 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास बॉक्साइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एरिया वाइज लिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट रिस्पेक्टिवली। तो लिखा हुआ यूरोप इज लार्जेस्ट, तो ये तो गलत हो गया, यूरोप लार्जेस्ट थोड़ी नहीं है। एशिया इज लार्जेस्ट, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा आता है आपका एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है आपका। पॉपुलेशन वाइज भी आपका एशिया आता है, फिर आता है अफ्रीका, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट में कौन सा है? अंटार्कटिका आता है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा जो, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से आपका यूराल पर्वत लग जाता है आपका, और फिर यहाँ पे से कैस्पियन सागर झील, यहाँ से कॉकेसस माउंटेन रेंज, फिर आपका ब्लैक सी से होते हुए आपने आना मैटेरियन सी से आपने जाना है किस तरफ? जिब्राल्टर से अंटार्कटिक। तो इस तरीके से अलग हो जाता है आपका कौन सा? यूरोप। किससे? एशिया से। तो सबसे बड़ा कौन सा? एशिया पहले नंबर पे, दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, फिर चौथे पे आपका साउथ अमेरिका, फिर आपका पाँचवें पे आता है अंटार्कटिका, नीचे की तरफ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। और पाँचवें पे आ गया अंटार्कटिका, छठवें पे आ जाता है यूरोप, और सातवें पे आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द ऑक्यूरेंस ऑफ द मिनरल्स। कोल एंड आयरन ओर आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री। बिल्कुल सही है, कोल और आयरन ओर दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स में आती हैं, मतलब अवसादी चट्टानों में आती हैं, तो ये तो सही है। मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन एंड कॉपर आर फाउंड इन द इग्नस रॉक्स। और नेक्स्ट लिखा बॉक्साइड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द प्लेजर डिपॉजिट्स, ठीक है ना। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ना, यहाँ पर बात की जाए मेटेलिक मिनरल अगर देखा जाए टिन और कॉपर, तो ये आपको इग्नस रॉक्स में मिल जाएगा। बॉक्साइड जो होता है आपका, ये प्लेजर डिपॉजिट्स में, ये गलत लिखा हुआ है। आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन सा? फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं दिखा देता हूँ चलो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर एंड सम फॉर्म ऑफ द आयरन और फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। इन सेडिमेंट्री रॉक्स सेवरल मिनरल्स क्योर्स इन द बेड और लेयर्स। याद रखना कि सेडिमेंट्री में लेयर्स वाइज ही होता है आपका, ये मैं आगे बता दूंगा आपको। कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, ये बता दिया था मैंने आपको। और सेडिमेंट्री मिनरल्स की अगर बात करें तो उसमें जिप्सम भी आता है, पोटाश सॉल्ट भी आता है, सोडियम सॉल्ट भी आता है। मेजर मेटेलिक मिनरल्स की अगर बात करें, जैसे टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, ठीक है ना, ये लेड हो गया, ये इग्नस में आते हैं आपके, और मेटामॉर्फिक में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ठीक है। बॉक्साइड की अगर बात, बॉक्साइड और इज नॉट फाउंड इन द प्लेसर डिपॉजिट्स। बॉक्साइड इज फाउंड इन द फॉर्म द रेसिडुअल मास विच रिमेन्स आफ्टर द डिकम्पोजिशन एंड द रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज रॉक। तो लिखा है रॉक आर मिनरल्स एग्रीगेट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल द मिनरल ट्रेसेस। Any unique combination of the chemical composition, mineralogy, grain, size, texture, and the other distinguishing characteristics can describe rocks types. Additionally, different classification system exist for each major types of the rocks. These are different types of the rocks existing in the nature. Rocks which are found in the nature rarely show such simple characteristics and usually exhibit some variation in the set of the properties as the measurements scale changes. तो फर्स्ट आती है आपकी इग्नस, जैसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो इग्नस रॉक्स की अगर बात करें तो थ्री मेन रॉक टाइप्स में से एक है। इग्नस रॉक्स इज फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग। देखो कूलिंग और सॉल्डिफिकेशन इफेक्ट देखने को मिलता है जब मैग्मा और लावा, जब आपका क्या होता है मैग्मा या लावा,
मैग्मा होता है याद रखना अंदर की तरफ, और लावा होता है जब बाहर की तरफ आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है ना। तो वॉल्केनो इरप्शन जब होता है तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो कूलिंग एंड सॉल्टिफिकेशन इफेक्ट से मैग्मा और लावा के इग्नस रॉक्स बनती हैं। इग्नस रॉक्स मे फॉर्म विद और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, हो सकते हैं आइदर बिलो द सर्फेस और एज द इंटो। अगर देखो सतह के अंदर है तो इंट्रूसिव बोला जाता है, प्लूटोनिक आंतरिक, और सरफेस में आ गई तो उसे एक्सट्रूसिव कहा जाता है, वॉल्केनिक जो होती है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। मैग्मा कैन बी डिराइव फ्रॉम द पार्शियल मेल्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक्स आइदर प्लानट मेंटल और क्रस्ट। कहीं पर भी आपका क्या हो सकता है, मेंटल में भी हो सकता है, क्रस्ट में भी हो सकता है। एक कोर होता है, कोर की तरफ तो नहीं जाता। तो ये तो आपकी क्या होती है, लेयर्स होती है किसकी, अर्थ की। टिपिकली द मेल्टिंग इज कॉज्ड बाय द वन और मोर ऑफ द थ्री प्रोसेसेस, एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर, अ डिक्रीज इन द प्रेशर और अ चेंज इन द कंपोजिशन। ये कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये आपकी कौन सी इग्नस रॉक्स, तो इग्नस रॉक्स में मेनली आती है, जैसे एक आती है आपकी इंट्रूसिव आती है ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव आती है बेसॉल्ट, डायराइट हो गया, माइका क्वार्ट्ज, ये सारी क्या इग्नस रॉक्स है। तो इंट्रूसिव जैसे मैंने बोला है जब आपके किस में होती है, सरफेस के अंदर होती हैं, ये आपने याद रखना है। इनसाइड होती है तो उसमें कौन कौन सी होती है, देखो लिखा हुआ है कूलिंग टेक्स प्लेस स्लोली। इसमें क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। डायराइट, ग्रेनाइट, ठीक है ना, पैगमेटाइट, ये सारे आपके एग्जाम्पल है इंट्रूसिव के। एक्सट्रूसिव में जो आते हैं सरफेस से आ जाते हैं, और सिंपल जो आते हैं इरप्शन से आते हैं, जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू आपको देखने को मिलता है। कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत जल्दी बोल सकते हैं होता है, क्योंकि ये क्या आ जाता है, सतह से बाहर आ जाते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसमें आपका कौन सा आ जाता है, तो इसमें आ जाता है बेसॉल्ट, टफ, ठीक है ना, प्यूमाइस। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके किसके, एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक्स के। सेडिमेंट्री अगर बात करें तो ये डिपोजिशन एंड द सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन of the material within the bodies of the water at the surface of the earth, the process that cause the various organic materials and the minerals to settle a place to is termed as the sedimentation. Sedimentation मतलब अवसादों से जो बनते हैं, ठीक है ना। द पार्टिकल दैट फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक बाय द accumulation या accumulating आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स। बिफोर बीइंग डिपॉजिटेड द सेडिमेंट वाज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग इफेक्ट, याद रखना, एंड द इरोजन फ्रॉम द सोर्सेज एरिया एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द वाटर विंड्स। किसी भी तरीके से ये एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, आइस मास मूवमेंट और द ग्लेशियर विच आर कॉल्ड द एजेंट एंड द ऑफ द denudation. Sedimentation may also occurs as the mineral precipitate from the water solution or the cells of the aquatic creatures settle out of the suspensions, ठीक है। तो ये आपकी सेडिमेंट्री, तो इसमें लेयर्स होती हैं, आपने याद रखना है किस फॉर्म में होती है, लेयरिंग फॉर्म होती है। एग्जाम्पल है हेलाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, सिल्टस्टोन हो गया। तो एक कुछ कुछ बोल सकते हैं इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे पहला आता है आपका कौन सा, प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज रॉक्स आर द फॉर्म्ड फ्रॉम द मैकेनिकल वेदरिंग डेब्रीज, जो आपके बोल सकते हैं यांत्रिक जो वेदरिंग बोल सकते हैं, डेब्रीज होती है, मतलब जो डेब्रीज मतलब होता है आपका कूड़ा टाइप का, ठीक है ना, उससे जो बनते हैं। जैसे सैंडस्टोन हो गया आपका, सिल्टस्टोन आ गया, इसमें आ जाता है। केमिकली फॉर्म जो होती हैं जैसे, तो जब डिजॉल्व होती है एक मेटेरियल दूसरे मेटेरियल में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, तो उससे ये बनती है। इसमें आ जाता है आपका लाइमस्टोन, आयरन ओर, ये भी आ जाता है, याद रखना आयरन ओर भी किस में आता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स जिसमें आपका एक्यूमुलेशन से होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लांट और एनिमल डेब्रीज से होता है। जब बोल सकते हैं आपके जीव जंतु पेड़ पौधे ये दब जाते हैं काफ़ी समय तक, तो आपका ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। इसमें आ जाता है आपका कोल, ठीक है ना, और कुछ डोलोमाइट्स आ जाते हैं आपके। मेटामॉर्फिक क्या होता है कि जब इग्नस और सेडिमेंट्री ये अपना क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो जैसे, और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है, तब आपको मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बोला जाता है। तो मेक अप द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, याद रखना कि पृथ्वी का जो सतह, ये बाहर सबसे बाहर वाली सतह जो है क्रस्ट जिसे बोला जाता है, बीच वाली सतह को मेंटल बोला जाता है, और सबसे अंदर वाली सतह को कोर बोला जाता है, सरफेस को। तो जो अर्थ क्रस्ट होता है वो मेनली किसका बना होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना होता है। आर क्लासिफाइड बाय द टेक्सचर एंड द बाय केमिकल एंड द मिनरल assemblies. They may be formed simply by being deep beneath of the Earth's surface, subjected to the high temperature and the great pressure of the rock layer above it. Metamorphic rocks arises from the transformation of the existing rock types in a process called the metamorphism, which means the change in form. The original rock is subjected to heat with a temperature greater than the 150 to 200
डिग्री सेंटीग्रेड में प्रेशर जब अराउंड होता है 1500 बार्स के आसपास, कॉजिंग द प्रोफाउंड फिजिकल और द केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप याद कर लेना। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आ जाती है मार्बल आ जाता है आपका, क्वार्ट्जाइट आ जाता है, स्लीट आ जाता है, फाइलाइट आ जाता है। तो इसमें दो होते हैं, फॉलिटेड और नॉन फॉलिटेड। तो दीज रॉक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सपोजर और टू हीट एंड प्रेशर विच मेक्स देम अपीयर्स लेयर्ड। ऐसा लगता है जैसे लेयर में बन गई होगी। फाइलाइट और नीस इसके एग्जाम्पल है। नॉन फॉलिटेड होते हैं जिसमें लेयर्स नहीं बनती आपकी, मार्बल और क्वार्ट्जाइट, ये याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, भारत में कौन कौन सी होती है? तो एक होती है आपकी आर्कियन सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर ये देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट बोला जाता है। लिखा दीज रॉक्स गेट द नेम एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉट मोल्टन अर्थ आर द ओल्डेस्ट एंड द प्राइमरी रॉक्स। नीस इज एन एग्जाम्पल एंड इज फाउंड इन द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द झारखंड एंड राजस्थान। तो ये आर्कियन सिस्टम या आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अच्छा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर बात करें, धारवाड़ सिस्टम की, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इरोजन्स एंड द सेडिमेंटेशन ऑफ द आर्कियन सिस्टम। जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ, इरोजन देखने को मिला या सेडिमेंट्स देखने को मिले उनके, तो ये बने आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें। मुख्यतः ये कर्नाटक में पाई जाती हैं। तीसरी आते हैं आपके कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा सिस्टम। तो लिखा हुआ इरोजन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ धारवाड़। अब फिर धारवाड़ का भी जब क्या हुआ, इरोजन हुआ और सेडिमेंटेशन हुआ, तब वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, जिसमें आपका सैंडस्टोन आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, मार्बल, ये सारे आ जाते हैं। एस्बेस्टस आ गया आपका। तो ये कहाँ पर होती है? कुड़प्पा। तो ये राजस्थान की तरफ है। फिर आता है विंध्य क्रम की चट्टानें या विंध्यन सिस्टम। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्ट ऑफ द सेल्ट, जो गाद होती है रिवर वैली की, उससे बना हुआ है, एंड द सैड ओशंस। रेड सैंडस्टोन विंध्यन क्रम में आता है और ये मध्य प्रदेश की तरफ है। गोंडवाना सिस्टम आता है आपका। तो ये बना है भाई आपका डिप्रेशंस इन द बेसिन्स, कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द। तो याद रखना, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोल पाया जाता है, मध्य प्रदेश। रॉक ऑफ द डेक्कन ट्रैप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये वॉल्केनिक इरप्शन है, क्योंकि जब क्या होता है आपका जो दक्कन ट्रैप है वो मुख्यतः बना भी किससे, ज्वालामुखी के उद्गार से बना है। तो डॉलराइट हो गया, बेसॉल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेनली फाउंड इन द महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ द गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। फिर आती टर्सरी सिस्टम आता है। तृतीय क्रम की चट्टान जब हिमालय का निर्माण हो चुका था, ठीक है ना, तो हिमालय रीजन में पाया जाता है। और क्वाटनरी जो आपका अभी है, तो चतुर्थक, तो ये आता है आपका प्लेन्स और इंडस गंगा रीजन में देखने को मिलता है आपका। नेक्स्ट आता है वाइल स्टडिंग वेस्टेशन ऑफ एन एरिया, टर्म्स लाइक द पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी की अगर बात करें, आर ऑफन यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन। अच्छा, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एक ही स्पीसीज होती है पॉपुलेशन में। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है तो एक ही स्पीसीज है, और लिव इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, ये होता है आपका आंसर। पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑर्गेनिज्म। इट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल। एन ऑर्गेनिज्म इज अ सिंगल लिविंग थिंग्स एंड कैन बी एनिमल, हो सकता है प्लांट, अ फंगस, ऑर्गेनिक ग्रो एंड द रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। पॉपुलेशन की बात करें तो ये डिस्क्राइब होता है मल्टीपल आपका इंडिविजुअल से, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिंगल स्पीसीज लिव विद इन पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया। तो फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी वन पॉपुलेशन ऑफ द पेंटेड turtles in one state and another population of the painted turtles 250 miles away in the other state। तो ये होता है, पर एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और वो कहीं पर भी हो। तो आपका ये देखने को मिलेगा। कम्युनिटी की अगर बात करें तो डिस्क्राइब होता है टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस ऑफ द सेम टाइम। इकोसिस्टम की बात करें तो लिखा हुआ है टर्म यूज टू डिस्क्राइब द बोथ एंड द बायोटिक। देखो, इकोसिस्टम में बायोटिक भी आते हैं, लिविंग और अबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ जाती हैं। तो इसमें क्या, बर्ड्स, फ्रॉक्स ये आ जाते हैं, सॉइल आ गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, रॉक्स आ गया, ये इकोसिस्टम में आता है आपका। बायोम्स की अगर बात करें तो इट इज़ टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द ऑर्गन दैट ऑक्यूपाई अ सर्टेन एरिया। जब क्या होता है, आ जाता है आपका, तब आता है आपका बायोम्स। और बायोस्फीयर की अगर बात करें सबसे बड़ा होता है, तो लिखा डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ द एवरी इकोसिस्टम ऑन द प्लानट, और बायोस्फीयर इज अवर अर्थ। जैसे देखो, इंडिविजुअल है, उसके बाद ये ग्रुप में है, तो इसे बोलते हैं क्या, सेम होना चाहिए, तो ये पॉपुलेशन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें अगर आपकी देखने को मिलती है, तो कम्युनिटी में सारी चीज़ें, टर्टल्स आ गई, मछली आ गई, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी। इकोसिस्टम में आपका बायोटिक और नॉन बोल सकते हैं, बायोटिक अबायोटिक दोनों चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे पत्थर भी आपको देखने को मिल रहा है। बायोम्स में ये चीज़ क्या हो जाती है, एक से ज़्यादा हो जाती है। और बायोस्फीयर में तो पूरा क्या बोल सकते हैं, सन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, सारी चीज़ें आ जाती, पूरी अर्थ ही आ जाती बायोस्फीयर में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है ट्राइब्स आती हैं और लोकेशन आती है। तो मसाई, मसाई आती है आपकी केनिया की तरफ, तो ए का तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बुशमैन कालाहारी है, तो ए का थर्ड और डी का फोर्थ, और कहीं पे ए का थर्ड और डी का फोर्थ, ठीक है।
शायद से बेडुइन आपके नॉर्थ नाइजीरिया में, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। और हाउसा, हाउसा जो आपको देखने को मिलता है ये अरेबिया की तरफ है शायद से। हाउसा, तो बी का आ गया कौन सा, बी का आ गया सेकंड और सी का फर्स्ट आएगा। नहीं ठीक नहीं है। बी जो है ये अरेबिया में है, ठीक है ना। मसाई तो ठीक है, मसाई केनिया, ठीक है। काला हरी में बुशमैन होती है और यहाँ पर बेडुइन जो होती है ये अरेबिया में, और हाउसा आपका नाइजीरिया की तरफ है, ठीक है। यहाँ आंसर बन रहा है, ठीक है। मसाई की अगर बात करें तो ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटियो और केनिया की तरफ, हाउसा नाइजीरिया की तरफ। बेडुइन की अगर बात करें अरब पेनिनसुला की तरफ, और बुशमैन अगर देखा जाए तो ये जो कालाहारी डेजर्ट है उस तरफ देखने को मिलता है, मतलब अफ्रीका की तरफ, सदर्न अफ्रीका की तरफ। अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन की अगर बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन डायरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन, अब यार इसमें सिल्क आता है कि नहीं आता, ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि येलो रेवोल्यूशन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑयल सीड से रिलेटेड। तो ए का फर्स्ट का क्या है, 2, ये होगा आंसर, ठीक है ना। अच्छा, तो पढ़ लेते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन की अगर बात करें एक्वाकल्चर से रिलेटेड है, और यहाँ पर देखा जाए तो एक्टिविटी डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुणा कृष्णन आर नोन एज द फादर ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन। दोनों का नाम याद कर लेना, हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन। तो ये ब्लू रेवोल्यूशन के फादर बोले जाते हैं इंडिया में। एक्वाकल्चर रेफर टू द ऑल द फॉर्म ऑफ द एक्टिव कल्चरिंग ऑफ द एक्वेटिक एनिमल एंड द प्लांट्स, ठीक है ना। उसमें दोनों आते हैं, मरीन भी तीनों आ जाते हैं, मरीन, ब्रैकिश एंड द फ्रेश वाटर, तीनों आ जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब था तो सबसे पहले जो टर्म यूज़ किया था वो किसने किया था, विलियम गॉड ने किया था। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। 1965 में इंडिया ने भी इसे क्या कर दिया था, अडॉप्ट किया था। भारत में बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है, ये याद रखना। और ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज, ठीक है, वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन, ठीक है। भारत स्टार्टेड हुआ था 1967 में और लास्ट लॉन्ग किया था 1978 तक। मेनली राइस और क्या था आपका, पैडी बोल सकते हो, और वीट आया था आपका। वाइट रेवोल्यूशन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है 1970 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, और इसने भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया था। कॉर्पोरेट सोसाइटी की स्थापना हो गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा आपका अमूल हो गया। और इसी के बाद भारत क्या बना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड बना है। येलो रेवोल्यूशन की बात करें, वही बोला था ऑयल सीड से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन का पिता बोला जाता है सैम पित्रोदा को, ये आपने याद रखना है। और ये लॉन्च हुआ था 1986-87 में, और इसमें आ जाता ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन और सनफ्लावर। सिल्क मुझे दिखा नहीं गई। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द यूरेनियम, तो ये आता आपका कजाकिस्तान, ठीक है ना। कजाकिस्तान सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, लगभग 45% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई यही करता है। उसके बाद नामीबिया आ गया, कनाडा आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, चाइना आ गया, इनमें पाया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। लिखा हुआ नेचुरली कितना होता है, 99% यूरेनियम 239 और 1% यूरेनियम 235, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कजाकिस्तान, ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, यहीं पे आपको बाल्कस झील देखने को मिलेगी। अरल सागर जो है, ये अरल सागर झील जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। और इधर की तरफ आपको यूराल रिवर देखने को मिलेगी, कैस्पियन सागर झील यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आगे सेंट्रल एशिया इसे बोला जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है आपकी ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशकाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की आपकी बिश्केक, और यहाँ पे भारत आता है। यहाँ पे मैप थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सही कर देना। चलो आगे चलते हैं। अब आता है झूमिंग कल्चर, तो झूमिंग आता है भाई आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है। लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख का इंडोनेशिया में होता है, मिल्पस ऐसे सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलता है। तो ए का थर्ड, बी का सेकेंड और सी का फर्स्ट, यही होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है आपका झूमिंग, ठीक है। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है आपका। मिल्पा अगर देखोगे तो मिल्पा होता है आपका सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको की तरफ। और एक सेकेंड है, ठीक है। और लद्दाख जो होता है आपका, लद्दाख होता है इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह में खेती की, फिर उसके बाद वहाँ पे जला दिया ताकि वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाए, फिर से फर्टाइल हो जाए, दूसरी जगह खेती की जाती है। तो ये थोड़ा बोला जाता है, तो बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ झूमिंग खेती बोला जाता है भारत में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है सैंटोस या साओ पोलो में ही है आपका, तो कंफ्यूज मत होना, सैंटोस पोर्ट का नाम है, साओ पोलो आपका जगह का नाम है। तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड सैंटोस, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो आपका वो कौन सा, ब्राज़ील ही है। या आपने यहाँ तक ना, अगर भारत की बात की जाए तो कर्नाटक में 71% होता है, उसके बाद केरला में 21%, उसके बाद आपका तमिलनाडु में 5% के आसपास है। और कॉफ़ी के लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए होता है। टेम्परेचर जो वेरी करना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल जो चाहिए 150 टू 250। याद रखना, बाबा बुदन हिल्स कही जाती है कर्नाटक में, वहाँ पर कॉफ़ी कल्टीवेट होती है। कॉफ़ी का जो पेड़ होता है वो 4 साल में एक बार फल देता है और उसके बीजों से आपकी कॉफ़ी बनाई जाती है। तो याद रखना। दूसरी बात है कि कॉफ़ी जो होती है वो हमेशा याद रखना सैडी ट्रीज़ के अंदर होता है, जो छाया में होता है, ठीक है ना, ड्राई वेदर चाहिए होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और ये है साओ पोलो यहाँ पर, और यहीं पर आपका सैंटोस पोर्ट देखने को मिलेगा आपका ब्राज़ील में। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल साइकिल। तो ये तो सही है, 4 ही स्टेज होती है, और इंडिया 4 ही होती है शायद से, 4 ही तो थी। अच्छा, इंडिया इज प्रेजेंटली 4th स्टेट ऑफ द डेमोग्राफिक, नहीं 4th में नहीं 3rd में आता है, ये गलत हो जाता है आपका। हालांकि नाइदर लिख रहा है, तो कितनी स्टेजेस होती है भाई इसमें। दिस थ्योरी टेल्स अस अबाउट द 3 स्टेजेस ऑफ द डेमो, अच्छा 3 स्टेजेस होती हैं, 4, 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं भाई ये। अच्छा ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पर यार मैंने डीएमटी जब लिया था नई पिक्चर में, तो यार ये 4th, तो ये गलत बता रहा है, ठीक है, नाइदर लिख लेता हूँ। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ स्टेजेस हैं, यहाँ पे 5 स्टेजेस दिखा रहा है, ठीक है ना। आई थिंक 3 होती हैं, भारत तीसरे वाले में है, कनाडा जापान और यूएसए। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे 5 स्टेजेस, हाई स्टेशनरी, हाई अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं बता दूँ, यहाँ पर होता है आपका एक डेथ रेट और एक होता है बर्थ रेट। यू गेट डेथ और यू गेट टोटल पॉपुलेशन। तो होता क्या है कि जैसे पहले वाले में बर्थ रेट देखेंगे हाई होता है और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा गरीब देश जहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। उसके बाद ये होता है अ फ्यू रिमोट ग्रुप्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बर्थ रेट तो हाई रहती है, डेथ रेट जो होता है वो फॉल्स रैपिडली, मतलब धीरे धीरे कम हो रही है। इसमें कुछ गरीब देश इजिप्ट, केनिया और कुछ इंडिया भी आ जाता है इसमें। इंडिया को उसने तीसरे वाले में डाल दिया पिछले वाली पिक्चर में। अच्छा उसके बाद आता है आपका जैसे तीसरे वाले में, तो यहाँ पर आ जाता है जैसे ब्राज़ील है, तो वहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी फॉल कर रहा है और डेथ रेट भी क्या कर रहा है, फॉल्स मोर स्लोली। फिर आते हैं आपके थोड़ा सा बोल सकते हैं डेवलप्ड नेशंस, यूएसए, जापान, फ्रांस। तो यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी क्या है, लो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर है। और कुछ आती हैं आपकी जैसे जर्मनी जैसे, तो यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है और डेथ रेट आपका कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप इसी को फॉलो करना है यार, ये वाला चित्र जो है कि उसने भारत को कहाँ डाला हुआ है, भारत को उसने डाला हुआ है, लिखा हुआ है वाइल द ऑनसेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट होता है 1 साल से छोटा बच्चा, was starting the post 1921 but the onset of the fertility declining was 1965 के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था फर्टिलिटी रेट, प्रजनन जो दर थी। सिंस देन द फर्टिलिटी इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन, क्योंकि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी वो धीरे धीरे बेहतर होती चली गई। और जानते हैं आप मिशन इंद्रधनुष, जिसके तहत बच्चों को क्या लगता है टीकाकरण किया जाता है। डिक्लाइनिंग हैज़ एक्सेलरेटेड 1980s, कॉन्सिक्वेंटली द कंट्री इज करेंटली पासिंग थ्रू द 3rd स्टेज, ठीक है, of the fertility transition. Demographic transitional theory can be used to describe the predict and future population of the any area. This theory tells us about the 3 states of the demographic transitional cycle. ठीक है, ये वाली कर देना आप याद। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।